नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। बुलेटिन में स्वागत है आपका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, मिशन यूपी उपचुनाव में जुटी बीजेपी। सीएम आवास पर हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल हुए शरीक। उपचुनाव को लेकर बैठक में मंथन किया गया। विपक्षी पार्टियों के खिलाफ रणनीति भी बनाई गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। मिशन यूपी उपचुनाव में बीजेपी जो है पूरी तरीके से जुट चुकी है। सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी हुई है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल भी शरीक हुए हैं। उपचुनाव को लेकर बैठक में किया गया है और मंथन जो है लगातार जारी है। विपक्षी पार्टियों के खिलाफ रणनीति भी बनाई गई है। उपचुनाव को लेकर बैठक हुई है। आपको बता दें, बैठक में सीएम योगी भी मौजूद रहे हैं। मिशन यूपी उपचुनाव में बीजेपी पूरे तरीके से जो है जुट चुकी है। सीएम आवास पर यह बैठक हुई है। सीएम आवास पर बीजेपी और कोर कमेटी की यह बैठक हुई है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल भी शरीक हुए। उपचुनाव को लेकर यह बैठक किया गया है, मंथन किया गया है। विपक्षी पार्टियों के खिलाफ रणनीति भी बनाई गई है। आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर बैठक हुई है और इसी के साथ आपको बता दें, इस बैठक में सीएम योगी भी मौजूद रहे हैं। मिशन यूपी उपचुनाव में बीजेपी जो है पूरे तरीके से जुट चुकी है। सीएम आवास पर यह बैठक हुई है। बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक थी। बैठक में सीएम योगी भी मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल भी शरीक हुए। उपचुनाव को लेकर बैठक में मंथन किया गया। विपक्षी पार्टियों के खिलाफ कई रणनीति भी बनाई गई। आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर यह बैठक हुई है। मिशन यूपी उपचुनाव में बीजेपी जो है पूरी तरीके से जुट गई है। तैयारी जो है लगातार जारी है। सीएम आवास पर बैठक हुई है, जिस बैठक में बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक हुई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आनंद सिंह, हमारे विशेष संवाददाता, जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ तमाम जानकारी है मिशन यूपी को लेकर? बीजेपी जो है उसकी बैठक हुई है। सीएम योगी भी इस बैठक में मौजूद थे और रणनीति बनाई गई है विपक्षी पार्टियों के लिए कई सारी। क्या कुछ तमाम जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक हुई। बीजेपी कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर चर्चा की गई है। और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि जिम्मेदारियां सभी 10 सीटों पर तय की गई हैं, मंत्रियों की तय की गई है, प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनकी तय की गई है। और यही वजह थी कि आज की जो बैठक थी उसमें न सिर्फ जो जिम्मेदार मंत्री थे वो मौजूद थे, बल्कि जो पदाधिकारी थे, चाहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी रहे हो, संगठन महामंत्री प्रदेश के धर्मपाल सिंह रहे हो, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहे, तमाम लोग इस पूरी बैठक में मौजूद थे। और बीजेपी की जो कोशिश है कि 10 जो ये विधानसभा उपचुनाव की सीटें हैं, इनमें से अगर आप दृष्टि डालें तो 5 सीटें ऐसी हैं जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी गठबंधन का कब्जा है और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का कब्जा है। तो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी का ही कहीं ना कहीं प्रयास है कि इसको लीड को बढ़ाया जाए और 10 में से कम 7 या 8 सीटें जरूर जीती जाए, ताकि जो लोकसभा चुनाव की हार है उसका दंश बुलाया जा सके और जो 2027 की तैयारी है उसको और पैना बनाया जा सके, उसको और तेज किया जा सके, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जा सके। और यही वजह थी कि इस पूरे जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर कि किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, इस चीज को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ। जी आनंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। भारत दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोइजू ने मालदीव में हानी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान आपको बता दें, मोइजू ने पीएम मोदी को मालदीव आने का निमंत्रण भी दिया। मुलाकात और बैठक के बाद दोनों नेताओं ने हैदराबाद हाउस में एक संयुक्त बयान जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र है। इसी के साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आज हमने आपसी सहयोग और रणनीति दिशा देने के लिए
आपको बता दें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विजन अपनाया है। डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारे संबंधों का अहम संबंध है और हमने इनमें हमेशा मालदीव के लोगों के हित को प्राथमिकता दी है। वहीं मालदीव में रुपए कार्ड से भुगतान की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजो इस तरह के पहले लेन देन के गवाह बने। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया। आने वाले समय में भारत और मालदीव यूपीआई के जरिए जुड़ जाएंगे। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को एक वीडियो साझा किया। बता दें इसमें वो दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अजय तुकाराम सनाडे और उनकी पत्नी अंजना तुकाराम सनाडे के साथ भोजन बनाते हुए दिखे। उन्हें दंपति के साथ पारंपरिक व्यंजन बनाते हुए और दलित व्यंजनों के बारे में अधिक सीखते हुए दिखाया गया। गांधी ने कहा कि कांग्रेस उस संविधान की रक्षा करेगी जो बहुजनों को उनका अधिकार देता है। साथ ही कहा कि अगर समाज में सभी का सच्चा समावेश और बराबरी तभी संभव होगी जब हर भारतीय अपने दिलों में भाईचारे की भावना के साथ कोशिश करेगा। ये मेरी बुक 8 साल पहले मराठी में आई थी, अभी अंग्रेजी में जून में आई है। कास्ट सिस्टम को देखने का दूसरा तरीका कि जो मुझसे नीचे है उसकी स्पेस की मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगा। जैसे मेरे गांव में एक अपर कास्ट है, मेरी कास्ट नीचे है, तो वो क्या खा रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं क्या खा रहा हूं उसको आज भी पता नहीं सर। तो क्या आपको लगता है कि ये सारा का सारा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया गया है कि पता लग जाए कौन क्या है? हाँ, हाथ में काला धागा बांधेंगे समझ आएगी ये बंदा दलित है। पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, अभी तो नहीं रहा है लेकिन पिछले 10 साल में बहुत बढ़ते जा रहा है। फिर से खाने के ऊपर से बहुत शार्पनेस आ गया है उसमें। आप क्या खाओगे गवर्नमेंट तय करेगी। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, लोग जानते नहीं है आपके खाने के बारे में, कैसे खाते हो, कैसे पकाते हो, इसलिए मैं यहाँ हूँ। हाँ तो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और हमारे नेताओं को खत्म करने के मकसद से प्रधानमंत्री के तोता मैना पर ईडी ने राज्यसभा सांसद राजीव अरोड़ा के घर पर छापा मारा है। ये छापा किसी भ्रष्टाचार की वजह से नहीं बल्कि संजीव के आम आदमी पार्टी के सदस्य होने की वजह से की गई है। नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को चुनाव में नहीं हरा पा रहे हैं तो ऐसी हरकतें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री निवास पर सामूहिक क्षमावानी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक सभी जैन तीर्थकारों ने सदैव अहिंसा और क्षमा का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के सभी धर्मों में अहिंसा और क्षमा को विशेष महत्व दिया गया है। जैन धर्म ने इससे नई पहचान प्रदान की है। उन्होंने आगे कहा कि जैन धर्म में अहिंसा और क्षमा सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों तक विस्तृत है और ये सिद्धांत विश्व शांति की ओर ले जाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। जैन धर्म के पूज्य जनों का एक साथ आना राजस्थान की जनता के लिए एक सुंदर संदेश है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जैन धर्म के सामूहिक क्षमावानी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैन तीर्थकारों ने दुनिया को सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के सिद्धांतों के माध्यम से मार्ग दिखाया, जिससे हमारी संस्कृति और विचार वर्तमान समय में भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। साधु मुनियों की वाणी ईश्वरीय रूप होती है, जिनके आशीर्वाद से भारत दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है। 21वीं सदी में विकसित भारत के रूप में दुनिया की महाशक्ति बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि क्रीड़ा मैदान में लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केदार घाटी के स्थानीय उत्पादों को देश विदेश में केदार ब्रांड बनाकर तैयार कर विपणन किया जाएगा। मातृशक्ति की आजीविका सुधार की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वहीं घाटी के होम स्टे से लेकर अन्य सुविधाओं को भी इसके अंतर्गत पहचान दी जाएगी। केदार घाटी की धार्मिक पहचान के साथ राज्य सरकार घाटी को नई पहचान दिलाने के लिए इसके अंतर्गत कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में जल्द सख्त भू कानून लागू किया जा रहा है। जिन लोगों ने अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त की है, उनसे जमीन जो है वो वापस सरकारी भूमि में निहित की जाएगी। वहीं देश में सर्वप्रथम समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश भी उत्तराखंड बनने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ धाम एक था, एक है और एक ही रहेगा। प्रदेश में किसी भी स्थान पर उत्तराखंड के 4 धामों के प्रयोग कर कोई मंदिर नहीं बनने दिया जाएगा।
गाजीपुर के बरेसर थाना क्षेत्र में एक मानसिक रूप से कमजोर महिला का धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रची गई है। बता दें, महिला रागिनी सिंह पुत्री राम सेवक सिंह ग्राम पोस्ट कथरिया जिला बलिया की रहने वाली है। इनकी शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में गाजीपुर के बरेसर थाना अंतर्गत ग्राम सभा माटा के मौलवी शान अहमद, जो दरबार चलाकर झाड़ फूक की आड़ में औरतों के साथ अश्लील हरकत करता है और धर्म परिवर्तन कर अपनी सेवादार बनाकर दरबार में रखता है। इस शिकायत पर विभिन्न आपराधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर ली गई है। गाजीपुर के बरेसन थाना क्षेत्र के एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मौलवी ने मानसिक रूप से कमजोर महिला को बहला फुसलाकर धर्म बदलवाने की कोशिश की थी और महिला ने आरोप लगाया है कि मौलाना अपने इस्लामिक दरबार में धर्म परिवर्तन का काम लगातार कर रहा है। बरेसर थाना पुलिस को इस मामले में रागिनी सिंह की तरफ से एक लिखित शिकायत कल 4 अक्टूबर को प्राप्त हुई है। आजमगढ़ में कई क्षेत्रों में भोले भाले गरीब वंचित दलित वर्ग के लोगों को ईसाई बनाने के लिए धर्मांतरण का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। बता दें, पुलिस कई बार कार्रवाई भी करती है, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि इसकी एक बानगी जनपद के कंधरापुर थाना के पांडेपुरा चौरा में दिखाई दी। शहर कोतवाली के सराय मंदराज निवासी जीतू सोनकर के द्वारा पुलिस ने की गई शिकायत के अनुसार वो सत्संग की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचा। तब देखा कि स्थानीय निवासी राजेश कुमार पुत्र श्रीपति राम और उसकी पत्नी इंदु बाला के द्वारा कई लोगों को अपने घर के पास इकट्ठा किया गया। प्रार्थना सभा, भूत प्रेत बाधा दूर करने के नाम पर पैसा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर सियासत जो है लगातार जारी है। अब समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर गैंग्स ऑफ यूपी नाम से वीडियो जारी किया है, जिसमें प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए हैं। सपा के इस कदम पर बीजेपी ने हमला बोला है। प्रदेश सरकार के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। एपीएन न्यूज से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की। मंत्री जयवीर सिंह ने एपीएन न्यूज के साथ खास बातचीत में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियों पर भी चर्चा की है। 27 को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी, लोगों ने अपनी योजनाओं को असली जम्मा पहनाना शुरू कर दिया है और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया के हैंडल की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, गैंग्स ऑफ यूपी, जिसमें यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हुए वो किस तरह से फर्जी रहे। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी मौजूद हैं। जयवीर जी, एनकाउंटर को लेकर सियासत लगातार चल रही है। मंगेश यादव को लेकर अखिलेश यादव ने तमाम सवाल उठाए थे और अब एक सोशल मीडिया हैंडल पर उनके गैंग्स ऑफ यूपी करके जारी हुआ है, जिसमें बताया गया कि किस तरह से फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो। देखिए, अखिलेश जी को अपराधियों से बड़ा स्नेह प्यार दुलारा है और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता हमेशा बार बार कहती है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। जब भी किसी का एनकाउंटर हो, जब भी किसी की पुलिस की कार्रवाई प्रभावी तरीके से हो, तो नंबर 1 वो उतना ही बड़ा कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का निकलता है, नेता समाजवादी पार्टी का निकलता है। अखिलेश जी का करीबी समाजवादी पार्टी का ही वो निकलता है और अखिलेश जी को सीधे पीड़ित वो जो अपराधी है उसको जितना कष्ट होता है जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ता है, उससे ज़्यादा कष्ट हमारे अखिलेश जी को होता है। ये एक विडंबना है, लेकिन ये हम आश्वस्त करते हैं अखिलेश जी कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ चल रहा है और वही चलेगा। आप चिल्लाते रहिए, लेकिन अपराधियों को बख्शने वाली प्रदेश सरकार नहीं है। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल रहा है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 7 साल से ऊपर के कार्यकाल में एक दंगा नहीं होता। 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। सबसे महत्वपूर्ण सीट है करहल की, जहां जो अखिलेश यादव ने खाली की है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो 2 सीटें देख रहे हैं, एक मिल्कीपुर की, और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फैजाबाद संसदीय सीट से आती है और बीजेपी की हार हुई है लोकसभा चुनाव में वहां पे करारी। और इसके साथ ही एक सीट है अब कटेरी की। ये 10 सीटों में ये 3 महत्वपूर्ण सीटें हैं, जिसमें 2 मुख्यमंत्री देख रहे हैं, एक करहल की सीट अखिलेश यादव जो आप देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या नतीजे रहने वाले हैं इस विधानसभा उपचुनाव में, अगर आप देखें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के होने वाले उपचुनाव में सभी सीटों पर व्यापक तरीके से धरातल पर बूथ तक जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां की हैं। एक अंतिम प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है महाकुंभ,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर बैठक की और किस तरह से सफलता इसको मिले उसको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। जितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, दुनिया में किसी और धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन में नहीं जाते। आपको क्या लग रहा है, साधु संतों की अगर हम बात करें तो कुछ मानक उन्होंने तय करने की बात कही है जो गैर मुस्लिमों को लेकर, और साथ ही साथ जो स्नान के नाम है, शाही स्नान नाम दिया गया, उसको अमृत स्नान कहने की बात की। जी हमारे साथ प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, जिन्होंने न सिर्फ जो सियासी गलियारों में राजनीति चली उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, बल्कि महाकुंभ जो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है उसके लेकर, उसकी तैयारियों को लेकर भी उन्होंने अपना रुख साफ किया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, रविवार की रात करीब 11 बजे तरकुलवा थाना क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। उन्हें देर रात 12 बजे महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस की ओर से जानकारी दी गई। जानकारी ये कि दोनों का इलाज चल रहा है। मामले में 2 छात्राओं के साथ छेड़खानी हुई है। स्कूल से परीक्षा देकर साइकिल से घर लौट रही थी छात्राओं के साथ ये छेड़खानी हुई। वहीं अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। आपको बता दें, 2 छात्राओं के साथ छेड़खानी का ये पूरा मामला है, जिसमें से एक आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और पैर में जो है गोली भी लगाई गई है। उत्तर प्रदेश का ये पूरा मामला है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। रविवार की रात करीब 11 बजे तरकुलवा थाना क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। पीलीभीत में प्रेशर पंप से पेट में हवा भरकर किशोर की जान लेने वाले दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई और साथ ही बता दें 50,000 अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने 2 आरोपियों नाबालिग की फाइल अलग कर ली है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना पूरनपुर के ग्राम खमरिया पट्टी निवासी घनश्याम ने 4 मार्च 2021 को तहरीर देकर बताया था कि उसका 16 साल का जो पुत्र कुंवर सेन हरसिंहपुर स्थित एक चावल मिल में मजदूरी करने गया था। इस मिल में गांव के कमलेश कुमार और अन्य 2 नाबालिग भी मजदूरी करते थे। आरोप था कि कमलेश कुमार ने उसके पुत्र कुंवर सेन को पकड़ लिया और दोनों नाबालिग ने प्रेशर मशीन से उसके प्राइवेट पार्ट से पेट में हवा भर दी, जिससे बरेली में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पत्रावली का अवलोकन करते गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कमलेश पर दोष सिद्ध होते हुए उसे सजा सुनाई गई। संतक बीरनगर जिले में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 धर्म प्रचारकों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली क्षेत्र के आपको बता दें गर्थवालिया गांव है। पुलिस को कुछ दिनों से गांव में प्रार्थना सभा के माध्यम से ग्रामीणों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना मिल रही थी। आपको ये भी बता दें, गांव निवासी अमरनाथ शर्मा नाम के व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत की थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता ने पहले जांच पड़ताल करवाई। पुलिस की जांच पड़ताल में मामला सही पाए जाने के बाद पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता के निर्देश पर धर्म परिवर्तन कराने वाले 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने दलित से ईसाई बने 2 धर्म प्रचारकों को अरेस्ट किया। धर्म प्रचारकों के ऊपर आरोप है कि ईसाई प्रचारकों द्वारा गांव के करीब महिलाओं और पुरुषों को प्रलोभन देकर प्रार्थना सभा में बुलाया जाता था और ग्रामीणों को हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भड़काकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। उत्तर प्रदेश में रायबरेली रघुराज सिंह पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। बता दें, लोको पायलट ने जैसे ही ट्रैक पर जमा रेत को देखा तो उसी समय ट्रेन को रोक दिया। पायलट ने ट्रेन नंबर आपको बता दें 05251 को बेपटरी होने से रोकने के लिए आपातकालीन ब्रेक लगाया। घटना रविवार शाम की बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रायबरेली से रघुराजपुर रेलवे क्रॉसिंग पर रात करीब 7:55 पर अज्ञात डंपर ने रेलवे ट्रैक पर रेत डाल दी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आपको बता दें, गंगा एक्सप्रेसवे पर मिट्टी डालने का काम चल रहा था और उसी काम में लगे एक डंपर ने ट्रैक
पर रेड डाल दी और भाग गया। इसके तुरंत बाद रायबरेली से रघुराज सिंह शटल ट्रेन नंबर 05251 आई, जो धीमी गति से चल रही थी। ट्रेन की गति कम होने के कारण लोको पायलट ने ट्रेन को अचानक रोक दिया और दुर्घटना होने से बच गई। शाहजहांपुर के तिलहट थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे स्थित वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र कुशाग्र प्रताप सिंह की मौत की सच्चाई से पर्दा नहीं उठ सका है। आपको बता दें, कुशाग्र की शनिवार रात में ही पिता अजय कुमार सिंह एडवोकेट से सामान्य बातचीत हुई थी। कुशाग्र के चचेरे भाई सूरज प्रताप सिंह ने कॉलेज प्रशासन के जिम्मेदारों पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। सूरज के अनुसार छात्र मामले में बोलने के लिए तैयार नहीं है। रात की ड्यूटी पर तैनात गार्ड तक सामने नहीं आया है। आपको बता दें, इस घटना पर संदेश लग रहा है। रांची से लाइव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन, शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी में अपोलो हॉस्पिटल का शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है। सीएम हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, एक आम नागरिक के नाते उन सब विषयों को लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं। झारखंड स्वास्थ्य सेवा को लेकर हमेशा चिंतित रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा के सुधार को लेकर अगर हम देखें कि बदलाव के रूप में देखें तो आज के दिन में भी बहुत कमी दिखती है। आपको याद होगा 2019 में कोरोना जैसा महामारी हमारे पूरे दुनिया में छाया और कोरोना ने पूरे दुनिया की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी। हमारे जैसे राज्य में जहां डॉक्टरों का अभाव, अस्पतालों का अभाव, दवाओं का अभाव के बावजूद सिर्फ एक बेहतर प्रबंधन की वजह से कोरोना के इस लड़ाई को हम लोगों ने जीता। ये संयोग भी है, किस्मत ने भी साथ दिया और हम इससे जूझते हुए निकल भी गए। कई राज्यों में तो हालत इतनी बुरी रही जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते और ये हमारे लिए गौरव की भी बात है। पूरे देश को कोरोना के उस महामारी में अगर देश को बचाने का काम किया गया और देश को ऑक्सीजन का सप्लाई भी हुआ है, वो तो झारखंड प्रदेश से ही पूरा देश में सबसे अधिक हुआ था। कोरोना के इस स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा को दर्शाते हुए हम लोग दिन रात प्रयासरत थे। आज एक और कड़ी हम लोगों ने जोड़ा और कल ही परसों हमने जमशेदपुर में भी जमशेदपुर कोल्हान वासियों को 750 से अधिक बेड वाला मेडिकल कॉलेज उपलब्ध कराया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।